जय हिंद दोस्तों। मिशन जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। सुबह में मैं भारत की प्रमुख नदियाँ का थ्योरी आपके सामने रखा था और उस थ्योरी से मैं आपको एक एक पॉइंट बताया हूँ, जो कि एग्ज़ाम के व्यू से सभी पॉइंट काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग सुबह का वीडियो देख लिए होंगे। और सुबह में ही मैं आप लोगों से बोला था कि आज बिहार एसएससी का 75 क्वेश्चन लाऊंगा, जिसमें 25 क्वेश्चन आपको साइंस का रहेगा और 50 क्वेश्चन में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और स्टैटिक्स, करंट अफेयर्स, यानी कि टोटल सब्जेक्ट से क्वेश्चन रहेगा और इसका डिस्कशन किया जाएगा। क्योंकि नदी वाला चैप्टर थोड़ा सा बड़ा था, उसमें झील है, जलप्रपात है और बहुउद्देशीय परियोजना बाकी है, तो कल मैं उसका सुबह में थ्योरी लाऊंगा और उसका अगले दिन उसका क्वेश्चन भी 100 आपके सामने ऑब्जेक्टिव करा दिया जाएगा। तो इसलिए आज 75 क्वेश्चन आपके सामने लाया गया है और इस 75 क्वेश्चन को एक एक करके चारों ऑप्शन के साथ आपको बताया जाएगा। अगर यह सीरीज आप लोगों को पसंद आएगा तो इसको डेली कर दिया जाएगा। शाम को 75 क्वेश्चन का डिस्कशन, जो कि बिहार एसएससी का एग्ज़ाम, बिहार बीएसओ का एग्ज़ाम, 10+2 का एग्ज़ाम, परिचारी का एग्ज़ाम, बीपीएससी के एग्ज़ाम और बिहार दरोगा के मेंस के एग्ज़ाम, इन सभी एग्ज़ामों में इस सीरीज़ से आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। आज इस पर यहाँ मेहनत कीजिए, जब एग्ज़ाम होगा उस समय आपको इसका फ़ायदा दिखेगा। तो आप लोग इस सेशन से ज़रूर जुड़े। चैनल पर जो भी लोग हैं, तो मिशन जीएस एकेडमी के नाम से मेरा यूट्यूब पर चैनल है, आप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और टेलीग्राम, इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा, तो टेलीग्राम में इसका आपको पीडीएफ मिल जाएगा। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। मिशन जीएस एकेडमी पटना से टेलीग्राम चलता है और यूट्यूब में उसका लिंक भी पिन अप कर दिया जाता है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से आप टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिएगा। तो आज के आइए सेशन का शुरुआत करते हैं। बिहार एसएससी CGL 4 बिहार सचिवालय बीएसओ एंड 10+2 इंटर लेवल का जो वैकेंसी आया था वो, और बीएसओ, जिसमें 75 MCQ अति महत्वपूर्ण है, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टि से है। तो आइए आज के क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, कि जनित जनरेटर एक ऐसा उपकरण है जो, स्टेटमेंट है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है और विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर यह कार्य करता है। तो आपसे पूछा गया है कि जनरेटर जो है एक ऐसा उपकरण है जो किस पर काम करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, यह आपको सही है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है तो यह गलत है, यह मोटर के काम है, मोटर करता है यह काम, और यही रहता यांत्रिक से विद्युत, तब आपको डायनेमो हो जाता, और विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है जनरेटर। तो 1 और 3 इसका सही है, बाकी 2 जो है गलत है। तो ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर है, यानी कि 1 और 3 सही है, और बीच वाला जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है मोटर। आइए अगला देखेंगे। वर्षा के बाद इंद्रधनुष का बनना किसका कारण है? बारिश जब हो जाता है, जब हल्का झिलमिल बारिश होता है, तो उसके बाद जब सूरज की रोशनी पड़ता है तो उसके अपोजिट आपको इंद्रधनुष लगता है। तो सबसे पहले इंद्रधनुष की बात करें रेनबो के, तो 2 तरह का इंद्रधनुष होता है, एक प्राथमिक इंद्रधनुष और एक द्वितीयक इंद्रधनुष। तो प्राथमिक इंद्रधनुष में क्या होता है, मान लीजिए यह इंद्रधनुष है, इसमें लाल रंग जो है बाहर की ओर होता है, यह प्राथमिक है जिसमें लाल रंग बाहर की ओर होता है। इंद्रधनुष में 7 रंग होता है जिसमें लाल रंग बाहर की ओर होता है। वही द्वितीयक इंद्रधनुष की बात करें जिसमें लाल रंग क्या होता है, अंदर की ओर होता है। लाल रंग कहाँ पे होता है, तो अंदर की ओर होता है, और बाकी सब रंग जो होता है बाहर की ओर होता है। तो ये प्राथमिक हुआ, ये द्वितीय हुआ। तो इंद्रधनुष कैसे बनता है, तो वर्षा के बाद इंद्रधनुष का बनना किस प्रकार का कारण है, यह आपसे पूछा गया है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन
अपवर्तन और इनमें से सभी। तो यह सभी के कारण आपको इंद्रधनुष लगता है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण और अपवर्तन के कारण, परावर्तन के कारण, और ऑप्शन डी की बात करें तो सभी। तो आंसर डी है इसका करेक्ट आंसर, सभी। अगला क्वेश्चन है कि गैल्वेनोमीटर सेल में कौन सी प्रक्रिया होती है? विद्युत अपघटन की प्रक्रिया, विद्युत ऊर्जा के रासायनिक प्रतिक्रिया, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा की प्रक्रिया, और रासायनिक ऊर्जा के द्वारा यांत्रिक ऊर्जा की प्राप्ति। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? विद्युत अपघटन की प्रक्रिया, विद्युत ऊर्जा के रासायनिक ऊर्जा की प्राप्ति, और रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा की प्राप्ति, और ऑप्शन डी की बात करें तो रासायनिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा की प्राप्ति। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि गैल्वेनोमीटर में सेल का कौन सी प्रक्रिया होती है? तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा की प्राप्ति होती है। ऑप्शन डी सी इसका करेक्ट आंसर है। आइए अगला क्वेश्चन देखेंगे। यदि वस्तु के द्वारा प्रकाश के स्पेक्ट्रम का सभी भाग अवशोषित कर लिया जाए और कोई भी भाग परावर्तित न हो तो वस्तु किस रंग का दिखाई देगा? यहाँ पर कहा गया है कि अवशोषित कर लिया जाए। जब अवशोषित का बात कहेगा तो वस्तु आपको काला दिखाई देगा। जब सभी रंगों के स्पेक्ट्रम के, प्रकाश के स्पेक्ट्रम के सभी भागों को अवशोषित कर लिया जाएगा तो वस्तु आपको काला दिखेगा। अगर यही परिवर्तित कर लिया जाएगा स्पेक्ट्रम के सभी को तो वह वस्तु कैसा दिखेगा? तब आपको सफ़ेद दिखेगा। परावर्तित करेगा तो सफ़ेद दिखेगा और अवशोषित करेगा तो काला दिखेगा। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया हेतु सिर्फ कोशिकत्व जिम्मेदार नहीं है? पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया हेतु सिर्फ कोशिकत्व जिम्मेदार नहीं है? तो लालटेन में मिट्टी का तेल ऊपर चढ़ना यह है कोशिकत्व की क्रिया है। शहद का पानी की तुलना में अधिक चिपचिपा होना। ऑप्शन सी कह रहा है नीब वाले पेन की नोक से स्याही का चढ़ना, और खेतों में केसनलियों का बनना। तो इसमें आपसे पूछा क्या गया है कि कौन सा नहीं है? तो शहद का पानी में तुलना अधिक चिपचिपा होना यह नहीं है। और लालटेन की बत्ती जब तेल ऊपर चढ़ता है एक केशिकत्व की क्रिया है। नीब वाले पेन से आप छोटे में लिखे होंगे ये भी केशिकत्व का है। और खेतों में केसनलियों का बनना यह भी आपको केशिकत्व का जिम्मेदारी है। लेकिन शहद का पानी की तुलना से अधिक चिपचिपा होना यह नहीं है। नहीं वाला आपसे पूछा गया था, तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, किस यंत्र का प्रयोग रक्त दाब मापने में किया जाता है? रक्त दाब जैसे ब्लड प्रेशर होता है उसको रक्त दाब मापने में किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? यह बात आपसे पूछा गया है। स्टेथोस्कोप, स्पेग्मोमेनोमीटर, कार्डियोग्राम, और ऑप्शन डी की बात करें तो मैनोमीटर। तो किससे मापा जाता है यह बात आपसे पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर है। आइए ऑप्शन ए की बात करें। स्टेथोस्कोप से हृदय की ध्वनि मापा जाता है। क्या मापा जाता है? हृदय की ध्वनि मापी जाती है। और कार्डियोग्राफर की बात करें तो इसे हृदय की गति मापी जाती है। और मैनोमीटर से जो है ना इसे दाब मापा जाता है। मैनोमीटर से क्या मापा जाता है? तो दाब मापा जाता है। मैनोमीटर से दाब मापा जाता है। और बैरोमीटर से क्या मापा जाता है? वायुमंडलीय दाब। बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। तो आपसे पूछा था कि किस यंत्र का प्रयोग करके रक्त दाब मापा जाता है?
तो एक्सपेनो मैनोमीटर से मापा जाता है। स्टेथोस्कोप से हृदय की ध्वनि की गति मापी जाती है और कार्डियोग्राम से हृदय की गति मापी जाता है और बैरोमीटर से आपको वायुमंडलीय दाब मापा जाता है और मैनोमीटर से दाब मापा जाता है। आइए अगला क्वेश्चन नंबर 7। दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल का प्रयोग होता है? दूध से जब क्रीम निकाला जाता है मथ कर, तो उसमें कौन सा बल का प्रयोग किया जाता है? अपकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल, उपकेंद्रीय बल और बाह्य बल। तो इसमें जो किया जाता है अपकेंद्रीय बल का प्रयोग किया जाता है। दूध से क्रीम निकालने के लिए अपकेंद्रीय बल का प्रयोग किया जाता है। अगला, बैरोमीटर की ऊंचाई अचानक वृद्धि इंगित करती है तो क्या होता है? जब बैरोमीटर में ऊंचाई में अचानक वृद्धि हो जाता है तो क्या होता है? तूफान या चक्रवात आता, बारिश की संभावना, शुष्क मौसम और अत्यंत शुष्क मौसम। तो इसका आंसर की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा आपको अत्यंत शुष्क मौसम। अत्यंत शुष्क मौसम हो जाता है। और तूफान कब आता है? जब अचानक गिर जाएगा, अचानक नीचे गिरेगा तो आपको क्या आएगा? तूफान आएगा। और धीरे धीरे ऊपर जाएगा तो मौसम क्या होगा? साफ होगा। धीरे धीरे ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? मौसम साफ होगा। धीरे धीरे ऊपर जाएगा तो मौसम साफ और शुष्क होगा। धीरे धीरे ऊपर और धीरे धीरे नीचे गिरेगा। नीचे गिरा क्या तो बारिश होने की संभावना होगी। क्या होगी? बारिश होने की संभावना। तो अचानक नीचे गिरेगा तो आपको तूफान या चक्रवात आएगा। धीरे धीरे गिरेगा तो बारिश होगा। धीरे धीरे ऊपर जाएगा तो शुष्क होगा। और अचानक ऊपर जाएगा तो क्या होगा? अत्यंत शुष्क मौसम हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन पूछा गया अचानक वृद्धि, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। जयमंडल रिजर्व शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? एडवर्ड सुएस, अर्नेस्ट हैकेल, रॉबर्ट विएक्टर और ग्रेगर मेंडल। तक पूछा गया है कि जयमंडल रिजर्व शब्द जो है यह किसके द्वारा प्रयोग किया गया था? तो यह किया गया था एडवर्ड सुएस के द्वारा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। ग्रेगर मेंडल की बात करें तो यह जेनेटिक क्या खोज किए थे? जेनेटिक। अगला, मानव शरीर में कौन सा हार्मोन रक्त में कैल्शियम और फास्फेट को नियंत्रण करता है? मानव के शरीर में कौन सा हार्मोन जो होता है वह रक्त में कैल्शियम और फास्फेट को नियंत्रित करता है? तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन, सेमोट्रोपिन हार्मोन, पैराथायराइड हार्मोन और ऑप्शन डी की बात करें तो इंसुलिन हार्मोन। तो इसका आंसर हो जाएगा पैराथायराइड हार्मोन। पैराथायराइड हार्मोन। ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन होता है यह दूध के लिए सुई जो दिया जाता है, कभी कभी जिसका बच्चा नहीं रहता है उसको सुई ऑक्सीटोसिन का दिया जाता है दूध के लिए। अदरक तना है क्योंकि इसमें नोड और इंटरनोड दोनों होते हैं। यह मिट्टी के क्षैतिज रूप से बढ़ती है। इसमें खाद्य सामग्री संग्रहित होता है और इसमें जड़ नहीं होता है। तो अदरक क्या है यह बात आपसे पूछा गया है। तो अदरक जो है ना इसमें नोड और इंटरनोड दोनों होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 12। पादप में श्वसन पौधे के किस भाग के द्वारा होता है? पादप में जो श्वसन होता है वह पौधे के किस भाग से होता है यह बात पूछा गया है। पत्ती से होता है, मूल से होता है, तना से होता है और ऑप्शन डी है जो सभी से होता है। तो पौधे में श्वसन के जो क्रिया होता है यह सभी से होता है, यानी कि ऑप्शन डी इसका आंसर होगा, पत्ती, मूल और तना। अब आइए निम्नलिखित सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है।
एक तरफ आपको विटामिन का नाम दिया गया है और दूसरे तरफ विटामिन दिया गया है, तो इसमें पूछ रहा है कि कौन सा सही है, मिलान कीजिए। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन के बनाने के लिए आपको जो 100% याद है उसको खोजिए। तो देखिए, नियासिन जो है ना, विटामिन B3 का नाम है, जिसे पेलेग्रा नामक बीमारी होता है। क्या होता है? पेलेग्रा। अब आइए ऑप्शन देखेंगे। सी का 4 किस्में हैं, सी का 4 आपको एक ही में दिख रहा है, यानी कि ऑप्शन बी में। अब देखिए, ए का हो जाएगा थायमिन, B1 को कहा जाता है। पायरोडक्सिन की बात करें, नहीं बी, यहाँ से देखिए, निम्नलिखित में से सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। थायमिन जो है ना, यह आपको हो जाएगा, नियासिन हो जाएगा B3, यानी कि बी के 4 चेक करेंगे तो बी के 4 ऑप्शन डी में केवल है। ए का हो जाएगा थायमिन का B1, वही सी का हो जाएगा पायरोडक्सिन का B6 और राइबोफ्लोविन का हो जाएगा B2। तो यानी आंसर हो जाएगा क्या? आपको ए का 2, बी का 4, सी का 1 और डी का 3। ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर है। तो अब एक बात बताइए, विटामिन का जो खोज हुआ था 1912 में फंक के द्वारा किया गया था। विटामिन का खोज 1912 में किसके द्वारा? फंक के द्वारा किया गया था। विटामिन ए के कमी से कौन सा रोग होता है? तो रतौंधी होता है। और विटामिन B1 जिसे थायमिन, विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड जो सबसे ज़्यादा आंवला में पाया जाता है, और विटामिन डी जो है कैल्सीफेरॉल है, और विटामिन डी आपको सूरज की रोशनी से मिलता है, और विटामिन ई जो है जिसमें जनन क्षमता की कमी होता है, जिसका नाम टेकोफेरॉल है। आइए, सेव में लाल रंग का कारक कौन सा वर्णक देता है? सेव में पूछा गया है जो लाल रंग होता है वह किसके कारण होता है, कौन से वर्णक के कारण? लाइकोपिन, जेंथोफिल, एंथोसाइनिन और कैरोटीन। तो सेव में जो लाल रंग होता है वह एंथोसाइनिन के कारण होता है। किससे होता है? एंथोसाइनिन। लाइकोपिन की बात किया जाए तो टमाटर, लाइकोपिन के कारण टमाटर लाल होता है, टमाटर लाल होता है। जैंथोफिल की बात करें तो पालक, पालक पीला होता है। कैरोटीन की बात करें तो गाजर, गाजर में कैरोटीन पाया जाता है। और सबसे ज़्यादा विटामिन ए जो है गाजर में ही पाया जाता है, गाजर में कैरोटीन ए होता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? जीवों में द्विजगत सिद्धांत कैरोलस लिनियस के द्वारा दिया गया था। यह स्टेटमेंट सही है। जीवों के द्वारा द्विजगत के सिद्धांत कैरोलस लिनियस के द्वारा दिया गया था। और जीवों को 5 जगत में वर्गीकरण विक्टर ने किया था, जैसे मोनेरा, प्रोटेस्टा, 5 जो जगत है वह विक्टर के द्वारा ही दिया गया था। तो केवल एक सही है, केवल 2 सही है, 1 और 2 दोनों सही है, और ऑप्शन डी की बात करें इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा, यह दोनों स्टेटमेंट जो दिया गया है सही है। दोनों स्टेटमेंट क्या है? सही है। आइए आगे देखेंगे, लाइसोसोम का निर्माण किस कोशिकांग में होता है? क्वेश्चन पूछा गया, लाइसोसोम का जो निर्माण होता है यह किस कोशिकांग में होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में, गल्गी काय में, केंद्रक में और राइबोसोम में। तो इसका निर्माण जो होता है ना, गल्गी काय में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो अल्टमैन इसका खोज किया था, अल्टमैन इसका खोज किया था माइटोकॉन्ड्रिया का। अगला है, कार्बोहाइड्रेट के अपघटनोपरांत अंतिम रूप से क्या बनाता है? कार्बोहाइड्रेट के अपघटनोपरांत अंतिम रूप से क्या बनाता है? अमीनो अम्ल, ग्लिसरॉल, ग्लूकोज और मल्टोज। तो क्या बनाता है? तो यह ग्लूकोज बनाता है। क्या बनाता है? ग्लूकोज बनाता है। अगला देखेंगे, निम्न में से कॉमरेड समाचार पत्र या पत्रिका के संस्थापक कौन है? कॉमरेड जो है समाचार पत्र और पत्रिका के संपादक कौन है, यह बात आपसे पूछा गया है। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद,
मदन मोहन मालवीय, मोहम्मद अली जिन्ना और राजा राम मोहन राय। तो इसका आंसर की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद अली। और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की बात करें तो अल हिलाल। वही राजा राम मोहन की बात करें तो संवाद कमोदी और मीरातुल अखबार किसका है? राजा राम मोहन राय के। तो क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कामरेड समाचार पत्र या पत्रिका किसका है? तो मोहम्मद अली का है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का अल हिलाल है और राजा राम मोहन राय के संवाद कमोदी है और मीरातुल अखबार है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अब आइए, इनके बचपन का नाम मूलशंकर था। मतलब किनके बचपन का नाम मूलशंकर था? इन्होंने वेदांत की शिक्षा मथुरा में एक अंधे गुरु स्वामी विरजानंद से ग्रहण की थी और इनके द्वारा वेदों की ओर लौटो नारा दिया गया था। उपयुक्त में पंक्तियों में से व्यक्ति से संबंधित है। देखिए स्टेटमेंट दे दिया गया है, अब आपको इसको पकड़ लेना चाहिए। इनके बचपन का नाम मूलशंकर था। इन्होंने वेदांत की शिक्षा मथुरा में एक अंधे गुरु स्वामी विरजानंद से ग्रहण की थी और इनके द्वारा वेदों की ओर लौटो का नारा दिया गया था। तो इस पंक्ति को किस व्यक्ति से संबंधित है, यह बात आपसे पूछा गया है। तो राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती और बाल गंगाधर तिलक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी, स्वामी दयानंद सरस्वती का ही नाम मूलशंकर था। क्या था? मूलशंकर था। विवेकानंद की बात करें तो इनका बचपन का नाम महेश दास था। नहीं, विवेकानंद का बचपन का नाम महेश दास नहीं था। राजा राम मोहन राय की बात करें तो इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में किया था। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में किया था। अगला, निम्नलिखित में सुमेलित कीजिए। सहायक संधि, व्यापकगत सिद्धांत और घेरे की नीति। तो मैं जब गवर्नर जनरल पढ़ाया था तो इस चीज़ को मैं काफ़ी बारीकी से आपको बताया था। तो जो भी लोग मेरा गवर्नर जनरल का वीडियो और उसका क्वेश्चन देखे होंगे तो यह क्वेश्चन उनसे नहीं छूटेगा और ऐसा ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। यह क्वेश्चन पूछा गया है कि सहायक संधि, व्यापकगत सिद्धांत और घेरे की नीति। तो सबसे पहले सहायक संधि जो है ना, यह लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा, यानी कि 1 के 2। तो 1 के 2 कौन कौन ऑप्शन में है? तो एक आपको बी और डी में है। तो यानी कि आपका सी आंसर नहीं होगा और ए आंसर नहीं होगा। पूछा गया व्यापकगत सिद्धांत किसने दिया था? तो व्यापकगत सिद्धांत जो है लॉर्ड डलहौजी के द्वारा दिया गया था। और घेरे की नीति किसने दिया था? तो वारेन हेस्टिंग्स ने। यानी कि ए का 2, बी का 1 और सी का 3। ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर है। और सहायक संधि लॉर्ड वेलेस्ली जो दिया था यह 1798 में दिया था। यह बात आप जरूर याद कर लीजिएगा, 1798। आइए अगला क्वेश्चन। राधा कृष्णन आयोग का गठन 1948-49 में किस उद्देश्य से किया गया था? राधा कृष्णन का गठन श्रम की स्थिति में सुधार हेतु, अकाल के जांच के लिए, सेना का पुनर्गठन करने के लिए और विश्वविद्यालय शिक्षा से संबंध के लिए। तो किस लिए किया था, यह बात आपसे पूछा गया है। तो यह जो किया गया था विश्वविद्यालय शिक्षा के संबंध के लिए किया गया था। क्या किया गया था? राधा कृष्णन आयोग का गठन 1948-49 में विश्वविद्यालय शिक्षा के संबंध के लिए किया गया था। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है गलत है? गलत कथन को चुनना है। यंग हैसबैंड अभियान का संबंध अफगानिस्तान से है। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा 1911 में की गई थी। प्रथम कारखाना अधिनियम लॉर्ड रिपन के द्वारा लगाया गया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट की समाप्ति रिपन ने किया था। तो इसमें पूछा गया है कि कौन सा गलत है। तो गलत आपको ऑप्शन ए है। ऑप्शन ए जो गलत है, गलत को चुनना था। प्रथम कारखाना अधिनियम जो आया था यह आपको 1881 में आया था। कभी कभी आपसे ईयर पूछा जाता है। 1881 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में आया था। और
रिपन ने ही 1882 में आपको वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त किया था और राजधानी भारत की दिल्ली, कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित 1911 में हुआ था। उस समय हार्डिंग द्वितीय थे, हार्डिंग द्वितीय थे, भारत के वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय थे। अगला, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय किस राज्य में कनिंघम सर्कुलर आंदोलन को चलाया गया था? तो सबसे पहले सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन आपको 1930 में हुआ था। कब हुआ था? 1930 में। क्वेश्चन पूछा गया कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय किस राज्य में कनिंघम सर्कुलर आंदोलन चलाया गया था? बिहार में, गुजरात में, असम में और उड़ीसा में। तो किस राज्य में चलाया गया था, यह बात आपसे पूछा गया है। तो यह जो चलाया गया था आपको असम राज्य में चलाया गया था। कहाँ पर चलाया गया था? असम राज्य में। अगला है कि चंद्रगुप्त प्रथम ने किस वर्ष गुप्त संवत का प्रचलन शुरू किया था? चंद्रगुप्त प्रथम जो था वह किस वर्ष गुप्त संवत का प्रचलन शुरू किया था? 219 से 20 ईस्वी में, 319 से लेकर 20 ईस्वी, 322 से 25 और 419 से 20। तो उन्होंने 319 से लेकर 20 ईस्वी तक यह शुरू किया था। गुप्त संवत की शुरुआत किसने? चंद्रगुप्त प्रथम ने किया था। अगला आइए, क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि निम्नलिखित संतों में से कौन सूफी थे? पूछा गया कि निम्नलिखित संतों में से कौन सूफी थे, यह बात आपसे पूछा गया है। तो रहीम, निजामुद्दीन औलिया, मैनुद्दीन चिश्ती और रस खान। नीचे दिए गए कुट का सही चयन कीजिए। ए में है आपको 1 और 3, बी में है 1, 2 और 3, सी में 2 और 3 और डी की बात करें तो डी में है 2 और 4। तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर हो जाएगा 2 और 3, यानी कि निजामुद्दीन औलिया और मैनुद्दीन चिश्ती थे जो कि सूफी थे। मैनुद्दीन चिश्ती थे और निजामुद्दीन औलिया। आइए अगला देखेंगे, भूमि के माप के आधार पर लगान निर्धारण किस शासक के द्वारा सबसे पहले किया गया था? क्वेश्चन पूछा गया कि भूमि के लगान पर निर्धारण किस शासक के द्वारा सबसे पहले किया गया था, यह बात आपसे पूछा गया है। तो अकबर के द्वारा, शेरशाह के द्वारा, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा और महापद्मनंद या बलवन के द्वारा। तो यह किसके द्वारा किया गया था, यह बात आपसे पूछा गया है। तो यह जो किया गया है शेरशाह सूरी के द्वारा किया गया है, शेरशाह सूरी के द्वारा। और शेरशाह सूरी की बात करें तो इनका मकाबरा कहाँ पे है? सासाराम में है। सासाराम में इनका मकाबरा है, शेरशाह सूरी का, सासाराम बिहार। अकबर की बात करें तो अकबर 1556 में पानीपत का दूसरा लड़ाई लड़े थे। मोहम्मद बिन तुगलक की बात करें तो 1333 में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ही रेहला जो लिखी थी, रेहला मोहम्मद बिन तुगलक के 1333 में रेहला नामक आई थी, जो कि 1000 दिनार भी उसे कहा जाता है। अब बलवन की बात करें तो बलवन नौरोज त्यौहार मनाता था, नौरोज का त्यौहार मनाता था और इसे उलुग खां के उपाधि दिया गया था। उलुग खां की उपाधि दिया गया था। किसको? बलवन खान को। किसको दिया गया था? बलवन को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? शेरशाह सूरी। अगला आइए, किस शासक ने एकराट तथा सर्वछातनातक की उपाधि धारण की थी? कौन सा वह शासक था? घनानंद, चंद्रगुप्त मौर्य, अजातशत्रु और महापद्मनंद। तो वह शासक कौन था, यह बात आपसे पूछा गया है। तो वह शासक जो था महापद्मनंद था। कौन था? महापद्मनंद।
अजातशत्रु की बात करें, जब प्रथम बौद्ध संगति हुआ था उसका अध्यक्ष था, अध्यक्ष 4 बौद्ध संगति हुआ था जिसका प्रथम अध्यक्ष अजातशत्रु था, प्रथम जो राजगीर में हुआ था। एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के 2 परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े होते हैं उसे क्या कहते हैं? देखिए उसे क्या कहते हैं, यह बात आपसे पूछा गया है। एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के 2 परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े होते हैं उसे क्या कहा जाता है, यह बात पूछा गया है। एल्काइन, एल्कीन, एल्केन और आयनिक बंधन। तो इसका आंसर की बात करें तो 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, यानी कि एल्कीन। एल्कीन का सूत्र क्या होता है? CnH2n। और एल्काइन का सूत्र आप लोग याद कर लीजिए, CnH2n -2। एल्केन का होता है CnH2n +2। इसका -2 होता है, इसका +2 होता है। तो कभी कभी क्या होता है कि आपसे सूत्र पूछा जाता है, कभी कभी क्या होता है आपसे सूत्र पूछा जाता है। तो इसमें आपको ट्रिपल बॉन्ड बनता है, इसमें क्या बनता है? ट्रिपल बॉन्ड बनता है, इसमें आपको डबल बॉन्ड बनता है और इसमें आपको सिंगल बॉन्ड बनता है। तो कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि एल्काइन में कितने बॉन्ड बनते हैं? तो 2 बॉन्ड बनते हैं। एल्कीन में ट्रिपल बॉन्ड बनते हैं और एल्केन में सिंगल बॉन्ड बनता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। जर्मेनियम आमतौर पर प्रयुक्त होने वाला क्या है? जर्मेनियम जो है आमतौर पर प्रयुक्त होने वाला क्या चीज़ है, यह बात आपसे पूछा गया है। अर्धचालक है, विद्युत रोधी है, विमंदक है और चालक है। जर्मेनियम जो है ना अर्धचालक है और सिलिकॉन भी अर्धचालक है, याद कर लीजिएगा। सिलिकॉन जो है अर्धचालक है और ग्रेफाइट के विमंदक के रूप में यूज किया जाता है। ग्रेफाइट को विमंदक के रूप में उपयोग किया जाता है। आइए अगला क्वेश्चन। एक तत्व में इलेक्ट्रॉन एवं न्यूट्रॉनों की संख्या क्रमशः 18 तथा 20 है, तो इसका द्रव्यमान संख्या क्या होगा? जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 18 है और इसका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या 18 और 20 है, तो इसका द्रव्यमान संख्या हो जाएगा 38। जब ऐसा क्वेश्चन देता है तो उसे क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। द्रव्यमान संख्या पूछेगा तो जोड़ देंगे। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 38। 38 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन एक अलौह धात्विक खनिज है? एक अलौह धात्विक खनिज है। टीन, निकेल, कोबाल्ट और इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा है, यह बात आपसे पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी। यानी कि टीन भी अलौह धातु नहीं है, निकेल भी नहीं है, कोबाल्ट भी नहीं है। अगला आइए, पानी की टंकी को फंगी नष्ट करने हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? जब पानी का टंकी होता है वह गंदा हो जाता है, उसमें फंगी हो जाता है, उसका नष्ट करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, यह बात आपसे पूछा गया है। तो कॉपर सल्फेट को, मैग्नीशियम सल्फेट को, नाइट्रिक एसिड को और जिंक सल्फेट को। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए, यानी कि कॉपर सल्फेट को। कॉपर सल्फेट का सूत्र होता है CuSO4 + 5H2O। थोड़ा सा ये कॉपर सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। एसिटिक अम्ल एक कमजोर अम्ल है। एसिटिक अम्ल जो है एक कमजोर अम्ल है क्योंकि यह कार्बनिक एलिफेटिक अम्ल है, यह एक अस्थायी होता है, यह बहुत ही आयनित होता है। और ऑप्शन डी की बात करें तो इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, यानी कि यह बहुत ही कम आयनिक होता है। क्या होता है? यह बहुत ही कम आयनिक होता है, एसिटिक अम्ल। और एसिटिक अम्ल सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है? तो यह पाया जाता है किस में? आपको आंवला में पाया जाता है। चिकित्सकों के द्वारा एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग किए जाने वाला गैस कौन है?
आजकल एनेस्थीसिया से ही बेहोशी किया जाता है। उसमें होता क्या है कि आपका आँख खुला रहेगा, आपको सब कुछ दिखेगा, लेकिन आपको पता कुछ नहीं चलेगा। तो एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग किया जाता है नाइट्रोजन को, नाइट्रोजन ऑक्साइड को, नाइट्रस ऑक्साइड को और कार्बन डाइऑक्साइड को। तो एनेस्थीसिया के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो एनेस्थीसिया के रूप में जो प्रयोग किया जाता है नाइट्रस ऑक्साइड को। किसका किया जाता है? नाइट्रस ऑक्साइड को। और नाइट्रस ऑक्साइड का खोज किसने किया था? तो प्रिस्टले ने किया था, प्रिस्टले। और ऑक्सीजन का भी खोज किसने किया था? तो प्रिस्टले ने किया था। ये भी बात याद कर लीजिएगा, नाइट्रोजन का और ऑक्सीजन के, नाइट्रोजन ऑक्साइड के। और नाइट्रोजन की बात करें तो वायुमंडल में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन पाया जाता है 78%। 78% सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन पाया जाता है। निम्नलिखित में से डच मेटल किसका मिश्रण है? पूछा गया कि डच मेटल जो है किसका मिश्रण है, यह बात आपसे पूछा गया है। तांबा और टीन के, तांबा जस्ता टीन के, तांबा निकेल जस्ता, और ऑप्शन डी की बात करें तो तांबा और जस्ता का। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि तांबा और जस्ता के। तांबा और जस्ता के लिए डच मेटल कहा जाता है। तांबा और निकेल की बात करें, तांबा निकेल और जस्ता के, तो ये जर्मन सिल्वर है, जर्मन। क्या है? यह जर्मन सिल्वर है। तांबा और टीन की बात करें तो तांबा और टीन जो है ना, यह कांसा का है। किसका है? कांसा का है। तांबा और टीन जो है कांसा का है। तांबा जस्ता की बात करें तो तांबा जस्ता जो है ना, यह गन मेटल है। क्या है? गन मेटल है। यह है आपको जर्मन सिल्वर, जर्मन सिल्वर। ये क्या है? जर्मन सिल्वर। तो चारों याद कर लीजिए, आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। निम्नलिखित में से डच मेटल किसका मिश्रण है? तो तांबा और टीन का। तांबा जस्ता गन मेटल का है। तांबा निकेल की बात करें तो जर्मन सिल्वर है, और तांबा जस्ता तो आपको डच मेटल है। आइए अगला देखेंगे। भारतीय संविधान में गणतंत्र, भारतीय संविधान का गणतात्मक क्यों है? क्योंकि यह एक निर्वाचित संसद का प्रावधान करता है, यह वयस्क मताधिकार का प्रावधान करता है, मौलिक अधिकार का प्रदान करता है, और कोई वंशानुगत शासक नहीं है। तो इसमें पूछा गया कि भारतीय संविधान का गणतंत्रात्मक क्यों है? तो यहाँ जो है ना, कोई वंशानुगत शासन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर चुनाव होता है और चुनाव से ही प्रतिनिधि को चुना जाता है। तो इसलिए कोई यहाँ वंशानुगत शासन नहीं है कि बेटा का बेटा बनेगा राजा, वो बात नहीं है। जो जीतेगा चुनाव, जिसे जनता चुनेगी वही बनेगा। अगला है कि निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश पर केंद्र और राज्यों के वैधानिक अनुदान दिए जाते हैं? किसके सिफारिश पर? यह बात आपसे पूछा गया है। वित्त मंत्रालय के, नीति आयोग के, वित्त आयोग के और राष्ट्रीय विकास परिषद के। तो यह जो बात किस पे दिया गया है, यह बात आपसे पूछा गया है। तो यह जो दिया गया है वित्त आयोग से दिया गया। किससे दिया गया? वित्त आयोग। वित्त आयोग की बात करें तो आर्टिकल 280 में वित्त आयोग की बात कही गई है। और नीति आयोग की बात करें तो पहले योजना आयोग के जगह पर नीति आयोग की घोषणा 2014 में किया गया था, लेकिन इसको लागू कब किया गया? 1 जनवरी 2015 को। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग को लागू किया गया। और नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो नरेंद्र मोदी। और योजना आयोग के अंतिम अध्यक्ष कौन थे? वो भी आपको नरेंद्र मोदी। और योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष की बात करें तो वह कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू। और योजना आयोग की स्थापना की बात किया जाए तो 1950 में हुआ था। योजना आयोग, योजना आयोग की स्थापना 1950। अगला क्वेश्चन, 73वां संविधान संशोधन कब लागू किया गया था? मैं आपके सामने संविधान संशोधन का भी एक PDF डाला हूं, जिसमें संविधान संशोधन के सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन के उसमें कराया हूं। ये भी क्वेश्चन हमने उसमें कराया है कि 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है। 24 अप्रैल 1992,
24 अप्रैल 1993, 24 अप्रैल 1994 और ऑप्शन डी की बात करें तो इनमें से कोई नहीं। देखिए ऑप्शन को इतना कॉम्प्लिकेटेड बनाया है कि थोड़ा सा भी आप कंफ्यूज होइएगा तो इस क्वेश्चन को आप गलत कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 24 अप्रैल 1993, 24 अप्रैल 1993। और 24 अप्रैल को ही पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, ये भी बात आप लोग याद कर लीजिए। 24 अप्रैल पंचायती राज दिवस, 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। और इसमें विषयों की संख्या की बात करें तो 29 विषय था। कितना विषय था पंचायती राज में? 29 विषय था। और पंचायती राज की बात करें तो अनुच्छेद 243 के जी में इस बात को कहा गया है। और एल.एम. सिंधिया ने इसे संवैधानिक दर्जा दिया है, इसे संवैधानिक दर्जा दिया है। इस बात को भी आप लोग याद कर लीजिएगा। 73वां संविधान संशोधन हुआ था पंचायती राज। आइए आगे देखेंगे, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। आर्थिक विकास परिषद, सकल घरेलू उत्पाद, आर्थिक वृद्धि, पर्यावरण, और ऑप्शन सी जो है समपोषित विकास, स्वास्थ्य, और डी में है जीवन की गुणवत्ता, संरचनात्मक परिवर्तन। तो इसका आंसर की बात किया जाए तो आइए अब मिलाते हैं। आर्थिक विकास जो है ना, आर्थिक विकास हो जाएगा आपको संरचनात्मक परिवर्तन, आर्थिक विकास हो जाएगा संरचनात्मक परिवर्तन। और आर्थिक वृद्धि हो जाएगा सकल घरेलू उत्पाद। संपोषित विकास की बात करें तो यह हो जाएगा स्वास्थ्य। और जीवन की गुणवत्ता की बात किया जाए तो यह हो जाएगा पर्यावरण से। तो इस तरह एक का हो जाएगा 4, बी का हो जाएगा 1, सी का हो जाएगा 3 और डी का हो जाएगा 2। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए का 4, बी का 1, सी का 3, डी का 2, यानी कि ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर है। क्या है? ऑप्शन डी जो दिया गया है इसका सही आंसर है। अगला है कि भारत में दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण हुआ है। लावा शैलों का निर्माण हुआ है क्रिटेशियस युग में, प्लीस्टोसिन युग में, और कार्बोनिफेरस युग में, और मायोसीनी युग में। तो किसमें हुआ है यह बात आपसे पूछा गया है। तो इसका आंसर की बात करें तो क्रिटेशियस युग में हुआ है। किसमें हुआ है? क्रिटेशियस युग में। आइए अगला देखेंगे। भारत सरकार के राजकोषीय नीति निम्नलिखित में से कौन सा एक उद्देश्य नहीं है? मतलब राजकोषीय नीति का कौन सा एक उद्देश्य नहीं है? पूर्ण रोजगार, मूल्य स्थिरता, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का नियम, और धन तथा आय न्यायोचित वितरण। तो कौन सा नहीं है यह बात आपसे पूछा गया है। तो इसमें जो है ना अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का नियमन नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का नियमन नहीं है, याद कर लीजिएगा। आइए अगला क्वेश्चन। भारत में खाद्यान्न प्रबंधन का निम्न में से कौन सा एक उद्देश्य नहीं है? कौन सा एक उद्देश्य जो है नहीं है? खाद्यान्नों का वितरण, खाद्यान्नों की खरीद, खाद्यान्नों के बफर स्टॉक रख रखाव, और खाद्यान्नों का निर्यात। तो इसमें क्या पूछा गया है आपसे कि कौन सा नहीं है? नहीं को चुनना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी, यानी कि खाद्यान्नों का निर्यात नहीं है, खाद्यान्नों का निर्यात नहीं है। आइए इसको, उत्पादक हिरण कौन सा सही सुमेलित है? उत्पादक हिरण, प्राथमिक उपभोक्ता तेंदुआ, गौण उपभोक्ता घास, और अपघटक हो जाएगा बैक्टीरिया। तो कौन सही सुमेलित है? तो गलत है। उत्पादक हिरण नहीं करता है कोई भी चीज़ का उत्पादक। प्राथमिक उपभोक्ता तेंदुआ नहीं होता, ये भी आपको गलत है। गौण उपभोक्ता घास नहीं है, ये भी गलत है। तो सही आपको अपघटक बैक्टीरिया है। सही क्या है? अपघटक बैक्टीरिया जो है सही है। वरीयता अनुक्रम में छठे स्थान पर लोकसभा के अध्यक्ष के साथ किसको रखा गया है?
देखिए वरीयता के क्रम से भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो छठे स्थान पर लोकसभा है, लेकिन किसको उनके साथ रखा गया है? तो भूतपूर्व राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश, भूतपूर्व प्रधानमंत्री और राज्यों के राज्यपाल अपने राज्य के। यह बात, इसका आंसर की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत के मुख्य न्यायाधीश को रखा गया है। और भूतपूर्व राष्ट्रपति की बात करें, सबसे पहला हो जाएगा राष्ट्रपति, दूसरा पे हो जाएगा उपराष्ट्रपति, दूसरा पे हो जाएगा उपराष्ट्रपति, और तीसरा की बात करें तो प्रधानमंत्री हो जाएगा। तीसरा का हो जाएगा पीएम, तीसरा का हो जाएगा पीएम। और चौथा की बात करें तो चौथा हो जाएगा राज्य के राज्यपाल, और पांचवा की बात करें तो पांचवा हो जाएगा आपको भूतपूर्व राष्ट्रपति। पांचवा हो जाएगा भूतपूर्व राष्ट्रपति। पांचवा क्या हो जाएगा? भूतपूर्व राष्ट्रपति। और 5 के क की बात करें तो भूतपूर्व प्रधानमंत्री। 5 के क की बात करें तो भूतपूर्व प्रधानमंत्री। इस तरह आप डाटा याद कर लीजिएगा, जब पढ़ाया जाएगा थ्योरी तो एक एक करके आपको लिखा दिया जाएगा। आइए, संसद के उच्च सदन में निम्नलिखित राज्यों में से सीटों की संख्या अवरोही क्रम में चुने। अवरोही क्रम मतलब होता है घटते क्रम। तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, बिहार। उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, बिहार। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, तमिलनाडु। उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, बिहार, महाराष्ट्र। तो इस चारों को आपको याद होना चाहिए। तो आइए इसको देखते हैं। उत्तर प्रदेश में कितना है? उत्तर प्रदेश में आपको 31 है, महाराष्ट्र में 19 है, तमिलनाडु में 18 है और बिहार में 16 है। राज्यसभा की बात करें तो यह उच्च सदन होता है और राज्यसभा के बाद अनुच्छेद 81 में है। राज्यसभा के बाद अनुच्छेद 80 में है और लोकसभा के बाद अनुच्छेद 81 में है और संसद के बाद आपको 79 में। इसका ट्रिक है सरला। तो स से संसद, र से राज्यसभा, ल से लोकसभा। सरला, इसका ट्रिक याद कर लीजिएगा। स से संसद होता है, र से राज्य होता है और ल से लोकसभा होता है, सरला। तो सरला से आपको डाउट नहीं होगा। तो 79 में आपको हो जाएगा संसद, 80 में हो जाएगा राज्यसभा और 81 में हो जाएगा लोकसभा। आइए क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से कौन एक जैविक अनुक्रमण की प्रावस्थाओं का सही क्रम है? अनुक्रमण के प्रावस्थाओं का सही क्रम है, यह बात आपसे पूछा गया है। नवीकरण अवस्था प्रतिक्रिया का प्रवास, स्थिरीकरण प्रवास, स्थापन ननीकरण की प्रतिक्रिया, ननीकरण प्रवास, स्थापन की स्थिरीकरण, स्थापन प्रवास प्रतिक्रिया, ननीकरण और स्थिरीकरण। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। आइए, निम्न प्रकार के मेघों में से कौन से आकाश में उच्चतर स्तर में दिखाई पड़ता है? जैसे आकाश में मेघ जब लगता है तो किस प्रकार का मेघ जो है उच्चतर दिखाई देता है? पछाव मेघ, कपासी मेघ, स्तरीय मेघ और वर्षा मेघ। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए, यानी कि पछाव मेघ दिखाई देता है। पछाव मेघ आप याद कर लीजिएगा। आइए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है, यह बात पूछा गया है। पीर पंजाल जो है यह लघु हिमालय, यह आपको सही है। काराकोरम जो है यह भी आपको सही, ट्रांस हिमालय। कंचनजंगा और करेवा भी आपको कश्मीर, तो गलत आपको यही। कंचनजंगा जो है यह लघु हिमालय नहीं, यह महान हिमालय में है। कहाँ पे है? महान हिमालय में है। और कंचनजंगा की ऊंचाई की बात करें तो 8598 मीटर इसकी ऊंचाई है। और कल मैं इस सभी का चर्चा भी किया हूँ। कल जब मैं पढ़ा रहा था तो इसका चर्चा क्वेश्चन और प्लस थ्योरी दोनों में किया था। अगला क्वेश्चन,
जलोढ़ मिट्टी को उसकी आयु के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, तो नई जलोढ़ मिट्टी को क्या नाम दिया जाता है? देखिए, नई जलोढ़ मिट्टी को क्या नाम दिया जाता है? खादर, बांगर, दलदली भूमि, और ऑप्शन डी की बात करें तो बलसुंदरी मिट्टी। बलसुंदरी मिट्टी, तो इसका नाम क्या दिया जाता है, यह बात आपसे पूछा गया है। इसका नाम दिया जाता है खादर। मतलब नवीन को खादर कहा जाता है और पुराने को बांगर कहा जाता है। नवीन को खादर कहा जाता है, पुराने को बांगर कहा जाता है। अगला, ऊपरी ब्रह्मपुत्र घाटी में पाए जाने वाला मुख्य खनिज क्या है? ऊपरी ब्रह्मपुत्र घाटी जो है, इसमें पाए जाने वाला मुख्य खनिज क्या है? लौह अयस्क है, कोयला है, पेट्रोलियम है और अभ्रक है। तो इसमें क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा पेट्रोलियम। क्या है? पेट्रोलियम है। क्या है? पेट्रोलियम। निम्नलिखित में से वह कौन सा राज्य है जिसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा 3 देशों के साथ नहीं लगता है? 3 देशों के जब पढ़ाए थे, ये भी चीज़ आपको मैं पढ़ाया हूँ। ये भी जब भारत की संरचना पढ़ा रहे थे तो उसमें इस चीज़ का मैंने चर्चा आपसे किया था। पश्चिम बंगाल, सिक्किम, मिजोरम और इनमें से सभी। तो क्वेश्चन पूछा गया कि कौन ऐसा राज्य है जिसका 3 देशों से अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगता है? तो मिजोरम है। मिजोरम है। इसका म्यांमार और भूटान से लगता है। म्यांमार और भूटान। म्यांमार और भूटान। म्यांमार और भूटान, इसलिए इसका चीन से सीमा नहीं लगता है और बाकी का चीन से भी लगता है, सिक्किम का, नेपाल, चीन। और आपको आइए अगला देखेंगे। संविधान के विषय में सूची में दिए गए विषयों के अतिरिक्त विषयों का कानून कौन बना सकता है? तो संविधान में 3 सूचियां हैं। एक आपको राज्य सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची। समवर्ती सूची। तो सभी के विषय की बात करें तो राज्य सूची में 66 विषय है, संघ सूची में 101 विषय है और समवर्ती सूची में 52 विषय है। कितना है? 52। समवर्ती सूची में 52 विषय हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया कि संविधान के विषय में सूची में दिए गए विषयों के अतिरिक्त विषय पर कानून कौन बना सकता है? तो सर्वोच्च न्यायालय, संसद, क्षेत्रीय परिषद और राष्ट्रपति। तो कौन इसमें कानून बनाएगा, यह बात आपसे पूछा गया। तो कानून जो बनाएगा संसद बनाएगा। संसद जो है कानून बनाएगा अनुच्छेद 248 के तहत। ये अनुच्छेद आप जरूर याद कर लीजिएगा। संविधान के विषय में सूचियों पर दिए गए विषय के अतिरिक्त विषयों पर कानून बना सकता है संसद, अनुच्छेद 248। राष्ट्रपति की बात करें तो अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। जब राष्ट्रपति भी पढ़ाए हैं उसमें सभी चीज़ आपको इस तरह के बताए थे। सर्वोच्च न्यायालय की बात करें तो अनुच्छेद 124 में सुप्रीम कोर्ट के गठन की बात कहा गया है। और टोटल क्षेत्रीय परिषद कितना है? तो टोटल 6 क्षेत्रीय परिषद है। तो इस तरह आंसर इसका ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 53, इसेलबर्ग स्थलाकृति का निर्माण किस कारण से होता है? तो पवन के निक्षेपण की प्रक्रिया से, पवन के अपर्दन के प्रक्रिया से, हिमनद के अपर्दन की प्रक्रिया से और हिमनद के निक्षेपण की प्रक्रिया से। तो इसेलबर्ग का किससे होता है, यह बात आपसे पूछा गया है। तो पवन के अपर्दन क्रिया से होता है। क्या होता है? पवन के अपर्दन क्रिया से होता है। अगला देखेंगे, लिबेरो किस खेल की शब्द है? लिबेरो जो है यह किस खेल की शब्द है? वॉलीबॉल, फुटबॉल, हैंडबॉल और बास्केटबॉल। तो लिबेरो की बात करें तो लिबेरो जो है ना यह वॉलीबॉल से है। किससे है? वॉलीबॉल से है। फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 11 होता है। अगला,
चुनाव की प्रक्रिया में शामिल होने के लिए कोई भी व्यक्ति धर्म, नस्ल, जाति अथवा लिंग के आधार पर अयोग्य नहीं होगा। यह प्रावधान किस अनुच्छेद में है? यह प्रावधान जो है यह किस अनुच्छेद में है, यह बात आपसे पूछा गया है। अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 325, अनुच्छेद 326 और अनुच्छेद 329। तो इसका आंसर की बात किया जाए तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, यानी कि अनुच्छेद 325 में कहा गया है। और अनुच्छेद 324 की बात करें तो इसमें निर्वाचन की बात कही गई है। निर्वाचन का बात अनुच्छेद 324 में कहा गया है। और 326 की बात करें तो इसमें लोकसभा और राज्यसभा के, इसमें लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा के चुनाव की बात कही गई है। और 329 की बात करें तो वयस्क मताधिकार पर चुनाव होगा। वयस्क मताधिकार पर चुनाव होगा। वयस्क मताधिकार पर चुनाव होगा। तो मैंने चारों ऑप्शन के आपके सामने चर्चा किया हूँ। चुनाव के प्रक्रिया में शामिल होने के लिए कोई भी व्यक्ति धर्म, नस्ल, जाति अथवा लिंग के आधार पर अयोग्य नहीं होगा। यह प्रावधान किस अनुच्छेद में वर्णित है? आइए अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी एक ठंडी जलधारा है? ठंडी जलधारा है तो क्यूरेशिया की जलधारा, फ्लोरिडा की जलधारा, क्यूराइल की जलधारा, और ऑप्शन डी की बात करें तो अल-गुहास की जलधारा, अल-गुहास की जलधारा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, क्यूराइल की जलधारा जो है ना, यह आपको ठंडी जलधारा है। और बाकी क्यूरेशिया की जलधारा गर्म है, फ्लोरिडा की जलधारा गर्म है, और अल-गुहास की जलधारा है वह भी आपको गर्म है। तो आपसे यहाँ पर ठंडी जलधारा के बारे में पूछा गया था। साइलेंट वैली यानी कि शांत घाटी, साइलेंट वैली यानी कि शांत घाटी कब नेशनल पार्क घोषित किया गया था? 1972 में, 1980 में, 1984 में और 1986 में। तो साइलेंट वैली की बात करें तो यह आपको 1984 में किया गया था। 1972 में शिमला समझौता हुआ था। शिमला समझौता कब हुआ था? तो 1972 में आपको शिमला समझौता हुआ था। आइए अगला देखेंगे। 2011 के जनगणना के अंकित आंकड़ों के अनुसार 2001 और 11 के दौरान भारत की दशकीय वृद्धि दर कितनी थी? मतलब 2011 और 2001 के बारे में तुलना कर रहा है। उस समय दशकीय वृद्धि कितना थी? 17.7%, 15.7%, 25.7% और ऑप्शन डी की बात करें तो 17.5%। तो इसका आंसर हो जाएगा 17.7% उस समय के जनगणना के अनुसार। अभी सबसे ज़्यादा भारत के किस राज्य में जनसंख्या है? तो यूपी में सबसे ज़्यादा है। उसके बाद आपको महाराष्ट्र है, और तीसरा नंबर पर अपना बिहार है। जनसंख्या में बिहार तीसरा पे है, और चौथा पर बात करें तो बंगाल है, पश्चिम बंगाल, यानी कि वेस्ट बंगाल चौथे स्थान पर है। अगला है रोमानिया की राजधानी कहाँ है? रोमानिया की राजधानी कहाँ पे है, यह बात आपसे पूछा गया है। तो बुडापेस्ट, मोगादिशु, किंशासा और बुडारेस्ट। तो सोमानिया की राजधानी की बात करें तो सोमानिया की राजधानी है बुखारेस्ट। सोमानिया की राजधानी कहाँ है? बुखारेस्ट। और बुडापेस्ट की बात करें तो बुडापेस्ट हंगरी की राजधानी है। कहाँ की राजधानी है? हंगरी। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है। हंगरी की राजधानी कहाँ है? बुडापेस्ट। और किसागा की बात करें तो कांगो की राजधानी है। कांगो की राजधानी है किसागा। वही मोगदिशु की बात करें तो मोगदिशु जो है सोमालिया की राजधानी है। कहाँ पे? सोमालिया की राजधानी, सोमालिया की राजधानी।
तो आप इसे भी याद कर लीजिएगा। राजधानी भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तब बुडापेस्ट हंगरी का है, मोगादिशु सोमालिया का है, किंगशासा जो है कांगो का है, और बुखारेस्ट आपको रोमानिया का पूछा ही गया था। आइए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? भौगोलिक उपनाम के स्थान: क्वेकर सिटी फिलाडेल्फिया, ग्रेनाइट सिटी एबरडीन स्कॉटलैंड, एम्पायर सिटी न्यूयॉर्क, और हर्मिट ऑफ किंगडम की बात करें तो जापान। तो इसमें पूछा गया है कि कौन सा सिटी गलत है। तो हर्मिट ऑफ किंगडम जो है ना, कोरिया को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? कोरिया को। और जापान को सूर्य के उदय का सिटी कहा जाता है। सूर्य के उदय का सिटी कहा जाता है। और जापान की राजधानी कहाँ है? टोक्यो है। जापान की राजधानी कहाँ है? तो टोक्यो है। जापान की राजधानी कहाँ पे है? टोक्यो है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 61। निम्नलिखित में से कौन सा देश संघाई सहयोग संगठन का 10वां एवं नवीनतम सदस्य बना है? कौन सा देश बना है, यह बात पूछा गया है। ईरान, बेलारूस, अर्जेंटीना और इंडोनेशिया। तो कौन सा देश बना है, यह बात आपसे पूछा गया है। तो यह बेलारूस बना है। कौन बना है? बेलारूस बना है। क्यों कर ईरान का राजधानी हो जाएगा आपको तेहरान। इंडोनेशिया की राजधानी हो जाएगा जकार्ता। जकार्ता। अगला ये पेरिस फ्रांस के संपन्न 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 के किस प्रतिस्पर्धा में भारतीय खिलाड़ी को पदक जीता था? तो निशानेबाजी में, हॉकी में, जेवलिन थ्रो में और कुश्ती में। ऑप्शन ए कह रहा है 1 और 2 दोनों में, ऑप्शन सी कह रहा है 1, 2 और 3, और ऑप्शन सी कह रहा है 1, 2 और 4, और ऑप्शन डी कह रहा है 1, 2, 3 और 4। तो इसमें किस में जीता था, यह बात आपसे पूछा गया। तो सभी में जीता था। 2024 में जो पेरिस फ्रांस संपन्न ग्रीष्मकालीन ओलंपिक हुआ था 33वां, उसमें निशानेबाज में जीता था, हॉकी में जीता था, जेवेलियन थ्रो में जीता था और कुश्ती में जीता था। मई 2024 में बंगाल की खाड़ी में आया चक्रवात तूफान रेमल का नामकरण किस देश के द्वारा किया गया था? रेमल जो था मई 2024 में एक तूफान आया था बंगाल के खाड़ी से, उसका नाम क्या था, यह बात पूछा गया। तो उसका नाम था, नामकरण जो किया था ओमान किया था। ओमान की राजधानी कहाँ पे है? तो ओमान की राजधानी जो है ना आपको मस्कट है। ओमान की राजधानी कहाँ पे? मस्कट। और पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद। इस्लामाबाद। ईरान अभी आपको बताया ही हूँ। अगला है कि युद्ध अभ्यास के उदार शक्ति 2024 का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश में किया गया है? युद्ध के अभ्यास उदार 2024 का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश में किया गया है? तो श्रीलंका में, मलेशिया में, मालदीव में और थाईलैंड में। तो इसका आंसर की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा आपको मलेशिया में किया गया है। कहाँ पर किया गया है? मलेशिया। सब 2024 का करंट अफेयर्स है। भारत के पहले विज्ञान रत्न पुरस्कार निम्नलिखित में से किसे सम्मानित किया गया है? भारत के पहले विज्ञान रत्न पुरस्कार जो है किसको दिया गया है, यह बात आपसे पूछा गया है। गोविंद राज राजन पदनामक, सैयद वजी अहमद नकवी, उर्वशी सिन्हा और प्राज्ञा ध्रुव यादव। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला है कि 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 में निम्नलिखित में से किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो यह सब पुराना करंट है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 66 के देखते हैं। 66 का आंसर हो जाएगा आउटरम। क्या हो जाएगा आंसर? आउटरम। अगला आइए, किस देश को मोनोलो मार्केज को भारत के राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के मुख्य कोच के रूप में जुलाई 2024 में नियुक्त किया गया है? यानी कि क्वेश्चन है कि किस देश के मोनोलो मार्केज को भारत का राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के मुख्य कोच
के रूप में जुलाई 2024 में नियुक्त किया गया है, यह बात आपसे पूछा गया है। तो वह आपको स्पेन ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा, स्पेन। आइए अगला क्वेश्चन, तेजस लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली महिला पायलट कौन बनी? यह क्वेश्चन आप लोग याद कर लीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि तेजस जो लड़ाकू विमान है इसको उड़ाने वाली पहली महिला पायलट कौन बनी है? तो यह बनी है मोहना सिंह। कौन बनी है? मोहना सिंह बनी है। मोहना सिंह बनी है उड़ाने वाली पहली पायलट, मोहना सिंह। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69, न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र संघ के भारत के अस्थायी प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है, यह बात आपसे पूछा गया है। तो परिवर्तनीय हरीश सेथिल पैडियंसी को, बीएन मोहन वाक्त्रा को और इंदिरा मणि पांडे को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि पर्वत नेनी हरीश को, पर्वत नेनी हरीश को। आइए अगला देखेंगे, भारत ने किस देश के साथ गुजरात का लोथल में समुद्री विरासत परिसर को विकसित करने के लिए समझौता किया है? मतलब किससे समझौता किया है? भारत ने किस देश के साथ गुजरात के लोथल में समुद्री विरासत परिषद को विकसित करने के लिए समझौता किया है? तो ऑप्शन है डेनिस फ्रांसीसी, फिलेमॉन यांग, ओलेन कोनको और इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट होने, फिलेमॉन यांग। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 69वें सत्र हेतु किसे अध्यक्ष निर्वाचित किया गया है? डेनिस फ्रांसिस्को, फिमेलॉन यांग को, ओलेंग कोनेको और इनमें से कोई नहीं। तो किसे नियुक्त किया गया है, यह बात आपसे पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, फरवरी 2025 में मौद्रिक नीति की छठी अंतिम द्विमासिक समीक्षा के उपरांत बैंकों के लिए रेपो दर कितनी निर्धारित की गई है? बैंकों के लिए रेपो दर जो है वह कितना निर्धारित किया गया है, यह बात आपसे पूछा गया है। 2025 में मौद्रिक नीति के छठी और अंतिम द्विमासिक समीक्षा के उपरांत बैंकों के लिए रेपो दर 6.25, 6.50, 5.75 और ऑप्शन डी है 5.25। तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 72 का 6.25, 6.25। अगला देखेंगे, विश्व के पहले 3D प्रिंटेड रॉकेट का नाम क्या है? विश्व का पहले 3D प्रिंटेड जो है इस रॉकेट का नाम क्या है? तो नागा शत्र-1, अग्निबाण, अग्निकुल और इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि अग्निबाण, अग्निबाण। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निर्वाचन आयोग के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 18वीं लोकसभा के चुनाव में कुल कितना प्रतिशत वोट मिला है? जो अभी लोकसभा का चुनाव जो हुआ है 18वीं, जिसका अध्यक्ष ओम बिरला है और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उसमें कितना प्रतिशत मतदान हुआ है, यह बात आपसे पूछा गया है। तो उसमें मतदान के परसेंटेज की बात करें तो 65.79%, 65.79% उसमें मतदान हुआ है। कितना हुआ है? 65.79। आइए आज का लास्ट क्वेश्चन यानी कि 75 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। वर्ष 2024 के अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो जॉर्जी गोस्पिदियोन को, जेनी एरपेनबेक को, जोखा अलार्थी को और ऑप्शन डी की बात करें तो एलिस मुनरो को, एलिस मुनरो को। तो इसका आंसर की बात करें तो जेनी एरपेनबेक को, जेनी एरपेनबेक को। तो इस तरह मैं आपके सामने बिहार एसएससी के लिए 75 क्वेश्चन लाया था, जिसमें आपको 25 साइंस का क्वेश्चन था और 10 इसमें क्वेश्चन करंट अफेयर्स का था और बाकी आपको जीके का क्वेश्चन, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी से, इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन रखा गया था, स्टैटिक्स से। और इस सीरीज से को आप अच्छे से अगर करते हैं तो बिहार सचिवालय का जो CGL 4, ASO और BSO 10+2 और परिचारी सभी बिहार एसएससी के एग्जाम
में इस सीरीज से काफ़ी ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा और इसकी तैयारी भी आपका जीके जीएस का पार्ट काफ़ी अच्छा हो जाएगा और मैथ रीजनिंग आपका ठीक ही होगा। और मैथ रीजनिंग भी पढ़ना है, रिजल्ट लेना है तो मैथ रीजनिंग भी पढ़ना है और जीके, लेकिन मेरिट आपको जीके जीएस ही बनाएगा, मैथ रीजनिंग मैक्सिमम लड़का का ठीक रहता है। तो ये चीज़ आप सही कर लीजिएगा। तो बिहार एसएससी में पीटी में रिजल्ट लेने के लिए कम से कम आपको 120 क्वेश्चन सही करना पड़ेगा, तभी आपका पीटी का रिजल्ट होगा, क्योंकि उसमें संख्या अब ज़्यादा है और नंबर और वैकेंसी की संख्या कम है, तो उसमें फाइट ज़्यादा होगा। ऐसे भी एग्ज़ाम बहुत डिले हुआ है, तो इसलिए तैयारी इस लेवल से करना है कि हमको 130 नंबर आना चाहिए। 130 नंबर जब आएगा यानी कि 130 क्वेश्चन, तब आप सुरक्षित हैं। किसी भी कैटेगरी के लिए आपका पीटी कन्फर्म रहेगा कि इससे ज़्यादा कटअप किसी भी सूरत में नहीं जा सकता है। इससे नीचा ही रहेगा, 120 रहे, 25 रहे, 15 रहे, लेकिन अगर 130 नंबर आप ला देते हैं तो आप निश्चिंत रहिए मेंस के तैयारी के लिए। तो ऐसे जीके जीएस के अच्छा से तैयारी कर लीजिए और मैथ रीजनिंग का भी साथ में। बिहार एसएससी की अगर तैयारी करते हैं तो उसमें आपका बिहार दरोगा का भी तैयारी हो जाता है, उसमें भी मैथ रीजनिंग आपसे मेंस में पूछा जाता है। बिहार एसएससी का भी तैयारी हो जाएगा, बीपीएससी का भी तैयारी हो जाएगा, 10+2 इंटर लेवल, बीएसओ सभी एग्जाम की तैयारी हो जाएगी। तो इस तरह 75 क्वेश्चन लाया था और 75 क्वेश्चन के आपके सामने डिस्कशन किया हूँ। इसका फीडबैक आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा कि और भी स्टूडेंट के पास पहुँचे और नए लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और पुराने लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। तो चलिए आज के सेशन को यहीं पर समाप्त करता हूँ, फिर मिलेंगे कल सुबह में, तब तक के लिए धन्यवाद।